ग्रेजुएशन में मेरा क्रूडीमल कॉलेज से रहा है और मैंने अपने बी और एमए के दोनों के टाइम पे अपने कॉलेज में टॉप किया था और परसेंटेज मेरी ओवरऑल तो ठीक रही है और फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक भी मैं क्लास टॉपर रहा हूँ। तो उस चीज़ का बेनिफिट्स, क्योंकि मेरी आधार जो है वो बेस मेरा मजबूत रहा है, तो उसका सिलसिला मुझे जैसे सपोज मेरा हिस्ट्री, क्योंकि मेरा ऑप्शनल पेपर रहा है तो मैंने हिस्ट्री पे ज़्यादा वर्क नहीं किया। लेकिन ज्योग्राफी जैसा है तो उसमें आप प्रीलिम्स और मेंस को मर्ज करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो मेंस में आंसर लिखना होगा उसमें आपके प्रीलिम्स की नॉलेज का यूज होगा। सोसाइटी एक ऐसा पेपर है जिसमें आपकी केवल मेंस पे पर्सपेक्टिव होता है और इसमें आपको ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा फोकस करना होगा, ना कि किसी बुक को पढ़ने पे ज्यादा फोकस करना होगा। मैं न्यूज़पेपर में डेली 5 से 6 साल से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और मैं उसको यूज करता हूँ। और आप न्यूज़पेपर को जरूर पढ़िए डेली, आप इसको न्यूज़पेपर को स्किप नहीं कर सकते हैं। मैगजीन आपके रिवीजन के लिए आसानी होती है, लेकिन न्यूज़पेपर आपको एक निरंतर आपको बताता है कि क्या न्यूज़ में चल रहा है, क्योंकि अगर उसका बेस मजबूत है तो उसको बस कुछ ही डायरेक्शन में जेन्युइन एफर्ट लगाना होंगे और उसके लिए मेंटर्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वो आपकी टारगेटेड अप्रोच आपको बता सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट को किस तरह से कवर करना है। और मैं मानता हूँ कि नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है और लगातार हम लोग टॉपर्स को कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सर हैं, तो वीडियो में हम सर की क्या कुछ कमियां रही थी, क्या चैलेंजेस रही थी और इनकी रैंक वगैरह भी कितनी आई, वो सारी बातें, इसके अलावा स्ट्रेटजी और ओवरऑल जर्नी की बात करेंगे। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं एक बार। उससे पहले आप अपने बारे में बताएं कि मीडियम अटेम्प्ट नाम कहाँ से आते हैं और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या आपका। जी, मेरा नाम तो हसन खान है और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मेरे होम टाउन से हुई है, उरई से। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स एंड एमए किया है इतिहास विषय में। इसके बाद से मैं तैयारी करता रहा हूँ और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सक्सेसफुली जो है 643 रैंक हासिल मीडियम क्या था? मीडियम मेरा इंग्लिश मीडियम था। इंग्लिश मीडियम। ओके सर, तो जब रिजल्ट आता है तो क्या उम्मीद थी कि 600 के आसपास रैंक आएगी या फिर ऊपर आएगी, क्या था? होप ये थी कि अराउंड 300 to 400 होगी, लेकिन फाइनली थोड़ा सा नीचे रहा। अगले प्रयास में जो है इसको इम्प्रूव करना चाहूँगा। ओके, ऑप्शनल सर? ऑप्शन मेरा हिस्ट्री रहा है। हिस्ट्री, ठीक है। स्टार्टिंग से आप थोड़ा बताएं, जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है तो क्या कोचिंग वगैरह का रोल रहा है या फिर सेल्फ ही किया आपने? जी, कोचिंग तो मैंने की थी, लेकिन इसके साथ भी मेरा आरसीए जामिया में भी मैं रहा हूँ और उस ग्रुप का मेरा काफ़ी योगदान रहा है इस जर्नी में, क्योंकि वहाँ के जो ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। बाकी मेरा जो मेंटरिंग वगैरह, मेंस आंसर राइटिंग के लिए मेंटरिंग का भी काफ़ी योगदान रहा है। ओके, कोचिंग वगैरह का रोल बहुत रहा है या फिर लग रहा है कि अगर कोचिंग नहीं भी किया होता तो भी हो जाता मेरा सिलेक्शन? कोचिंग आपको एक डायरेक्शन तो बता देती है कि किस चीज़ों को कवर करना है, किस चीज़ों को नहीं करना है, बट अल्टीमेटली सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मेरी कोचिंग वगैरह के साथ रिलेशंस थोड़े डाउन थे, तो मेरा जो भी ज़्यादा प्रयास हो वो सेल्फ स्टडी के थ्रू ही होता था। ओके, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते थे। और आपने मेंटरशिप का भी बताया कि रोल रहा है। जी, जब आपने कोचिंग किया ही था तो मेंटरशिप की ज़रूरत क्या पड़ी आपको? मेंटरशिप के लिए आपको एक्चुअली में जब मेंस आंसर्स वगैरह लिख रहे हैं तो क्या किस तरह की फीडबैक आपको ज़रूरत है। आपको मेंस में शॉर्ट आंसर्स लिखना होता है, क्रिस्प आंसर लिखना होता है और उसमें क्या वैल्यू एडिशन की ज़रूरत है, वो आपको मेंटर्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं, जिन्होंने इस फील्ड में जो रहे हैं वो आपको ज़्यादा अच्छा फीडबैक देते हैं। कहाँ आपने मेंटरशिप किया था? जी, मेरा काफ़ी जगह से मैं जुड़ा रहा हूँ। मेरा जो एक और मेंटरशिप थी वो रियासत अली सर के साथ भी मेंटरशिप करता रहा हूँ। इसमें मेरी जो मेंस आंसर राइटिंग थी वो काफ़ी इम्प्रूव हुई, क्योंकि सर के साथ में जो उनके डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम थे उसमें मैं यूजुअली उनके आंसर्स को लिखता था और उनसे जो जेन्युइन फीडबैक मुझे मिलती थी, तो बाद में मैंने उनको अपने मेंस के टाइम पे जॉइन भी किया और उसका फ़ायदा मुझे आज मिला। ओके, तो आपको ऑफलाइन आना पड़ता है, ऑनलाइन कराते थे वो? आपको पर्टिकुलर जैसे कि पर्सनल कराते हैं या फिर ग्रुप में कराते थे, कैसे माहौल क्या होता था? जी, एक तो मेरा जो शुरुआती था वो मेरा ऑनलाइन ही माध्यम से रहा है। ऑनलाइन मीडियम से ही मैं सर से इंटरेक्ट करता रहा हूँ और कभी जब मेरा करोल बाग आना होता था तो मैं सर से पर्सनली भी मिलता था। और ज़्यादातर सर का इंडिविजुअल टारगेट अप्रोच होती है, जिसमें आपको इंडिविजुअली वो आपको फीडबैक देते हैं कि आपको किस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है और किस जगहों पे आप जो है ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। तो वो आपको एक पर्सनली डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ओके, सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट, ज़्यादातर डिजर्विंग कैंडिडेट भी फिल्टर में ज़्यादातर डिजर्विंग कैंडिडेट प्रीलिम्स में फिल्टर हो जा रहे हैं, जिनकी वजह 30 तक क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उसके बाद हाथ रुकने लगता है। जो आगे के गेस लेना होता है, एक परफेक्ट गेस कैसे लिया जा सकता है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है?
जी, गैस तो 2 तरह से होता है कि एक होता है कि किस तरह का क्वेश्चन वो डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपको तथ्यों की ज़रूरत होगी जानने के लिए, तो आप उसमें आप गेस वर्क थोड़ा कम कीजिए। उन क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, तो उस जगह पर आप गेस करने जा सकते हैं क्योंकि वो एक लॉजिकल एंड रीज़नल आंसर माँग रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस में आप गेस करके आंसर्स कर सकते हैं। और फोकस आपका एक्यूरेसी पे होना चाहिए, ना कि कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर। ओके, आप दोनों बार इंटरव्यू तक पहुंचे। आई थिंक उम्र आपकी कितनी होगी? 24 इयर्स। 24। ठीक है सर, तो दोनों बार आप इंटरव्यू तक पहुंचना मतलब आप बहुत या तो ब्रिलियंट बच्चे होंगे। कॉलेज वगैरह कैसा रहा? बिलो रहे हैं या फिर बहुत ब्रिलियंट रहे हैं? परसेंटेज वगैरह क्या बहुत ज़्यादा आया है आपका ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में मेरा क्रूडीमल कॉलेज से रहा है और मैंने अपने बीए और एमए के दोनों के टाइम पे अपने कॉलेज में टॉप किया था और परसेंटेज मेरी ओवरऑल तो ठीक रही है और फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक भी मैं क्लास टॉपर रहा हूँ, तो उस चीज़ का बेनिफिट्स क्योंकि मेरी आधार जो है वो बेस मेरा मजबूत रहा है, तो उसका सिलसिला मुझे ये मिला है। मिला है। तो जो आपको देख रहा है बिलो एवरेज है, जो 50 से 60% के बीच में रहता है। क्या लग रहा है आपको कि यूपीएससी उसके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाएगा अगर वो तैयारी करने के लिए सोच रहा है तो? देखिए यूपीएससी जो जर्नी है वो आपका ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है कि आप स्कूलिंग करके किस सब्जेक्ट से आए हैं या आप ग्रेजुएशन में कैसे रहें। यूपीएससी डिमांड करता है आपसे कंसिस्टेंसी। तो अगर आप निरंतरता अपने इस स्टडी को दे सकते हैं, 1 से 1.5 साल अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में दे रहे हैं, उसको रिवाइज़ करने में दे रहे हैं और आपका इनर मोटिवेशन अगर आप अपने अंदर इनर मोटिवेशन को बनाए हुए हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपको भी जल्द से जल्द सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस को अगर ब्रेक करके देखा जाए कि हमें पूरे सिलेबस को किस तरीके से लेके आगे बढ़ना है पूरे 1 साल की जर्नी में। 1.5 साल की आई थिंक आपका जर्नी रहती है कि जिसमें कंप्लीटली हो जाता है आपका आंसर राइटिंग वगैरह लेके। तो सिलेबस को आप कैसे देखते हैं? जीएस 1 से लेके आप कंप्लीट बताएँगे? देखिए सिलेबस को आपको डिवाइड करना होगा सब्जेक्ट वाइज और हर एक सब्जेक्ट की एक अपनी स्पेसिफिक डिमांड होती है। आप अपना बताते चलिए। जी। जैसे सपोज़ मेरा हिस्ट्री क्योंकि मेरा ऑप्शनल पेपर रहा है, तो मैंने हिस्ट्री पे ज़्यादा वर्क नहीं किया। लेकिन ज्योग्राफ़ी जैसा है, तो उसमें आप प्रीलिम्स और मेंस को मर्ज करके देख सकते हैं, क्योंकि आपको जो मेंस में आंसर लिखना होगा, उसमें आपके प्रीलिम्स की नॉलेज का यूज़ होगा। सोसाइटी एक ऐसा पेपर है जिसमें आपकी केवल मेंस पे पर्सपेक्टिव होता है और इसमें आपको ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ना कि किसी बुक को पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करना होगा। जहाँ तक पॉलिटी की बात है, तो आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मेंस की बात आती है, तो उसमें आपको एनालिटिकल माइंड का यूज़ करना होता है। तो जो भी न्यूज़ में करंट अफेयर्स में चल रहा है उसका क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या आपको सजेशन देना चाहेंगे, तो वो आप पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस में आप उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने मेंस की तैयारी करेंगे। इकोनॉमी क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड होती है, तो इकोनॉमी में जो भी करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसपे छोटे-छोटे नोट्स बनाइए, 1-2 पेज के नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज़ कीजिए और उनमें एडिशन करते रहिए। वैल्यू एडिशन के लिए आप अपने इकोनॉमी के नोट्स बनाते रहिए। जहाँ तक एथिक्स की बात है, एथिक्स क्योंकि आपके एक इनर मोटिवेशंस और उन इनर वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एथिक्स को एक होलिस्टिक वे में अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, हर एक सोसाइटी के हर एक इश्यू से साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपका एथिक्स में एक बार अपने नोट बनाने के साथ उसमें निरंतर वैल्यू एडिशन करते रहिए, तो आपको एथिक्स में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ओके, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को स्किप करके क्या किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ा जा सकता है या फिर आपको सिर्फ एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक जो रेफरेंसेस बुक हैं वो इनफ है पढ़ने के लिए? जी, मैं मानता हूँ कि एनसीईआरटी तो आपका सबसे ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पर भी और आप एनसीईआरटी को कभी स्किप नहीं कर सकते, वो किसी तरह से आप स्किप नहीं कर सकते और स्टैंडर्ड बुक्स भी आपकी क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस पे आधारित होती हैं, तो कोचिंग का मटेरियल किसी भी कोचिंग का मटेरियल है, वो इन्हीं बेसिक बुक्स के आधार पे ही बनाया जाता है। पीवाईक्यू को ध्यान में ही रख के बनाया जाता है। तो आप जो है किसी शॉर्टकट का माध्यम ना लीजिए, पहले आप एनसीईआरटीज़ और बेसिक बुक्स को कवर कीजिए, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको रिवीजन में किसी कोचिंग मटेरियल की आसानी होगी, उसमें वैल्यू एडिशन कुछ एक्स्ट्रा है, तो आप उस मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स को कवर कीजिए। ओके, आंसर राइटिंग कैसे करना सारे लोग जानते हैं, कई लोग बता भी चुके हैं। आपका जो आंसर राइटिंग का वैल्यू एडिशन रहा है, क्या कह रहा है? आप पर्टिकुलर टॉपिक वाइज अगर बताना चाहें, सॉरी अगर सब्जेक्ट वाइज बताना चाहें। जी, वैल्यू एडिशन के लिए हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक डिमांड है। हिस्ट्री में सपोज़ आप हिस्ट्री की जब आंसर लिख रहे हैं, तो आपको फैक्ट्स की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपने जो प्रीलिम्स में अपने फैक्ट्स सीखे, आप उसका यूज़ कीजिए। ज्योग्राफ़ी में आपको डायग्राम्स की काफ़ी ज़रूरत होती है, फिगर्स बनाना होते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफ़ी के भी जो फैक्ट्स हैं, वो आपको यूज़ करना होंगे। सोसाइटी में आपको ऑब्ज़र्वेशंस जो आपने सोसाइटी में देख रहे हैं,
उसको आप करंट अफेयर्स में जो आपके न्यूज़पेपर में क्लिप्स आ रहे हैं, आप उनके एग्जांपल्स को अपने एज अ वैल्यू एडिशन यूज़ कर सकते हैं। तो आपने न्यूज़पेपर यूज़ किया था? जी। मैगज़ीन? मैं न्यूज़पेपर में डेली 5 से 6 साल से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और मैं उसको यूज़ करता हूँ और आप न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़िए, डेली आप इसको न्यूज़पेपर को स्किप नहीं कर सकते हैं। मैगज़ीन आपके रिवीजन के लिए आसानी होती है, लेकिन न्यूज़पेपर आपको एक निरंतर आपको बताता है कि क्या न्यूज़ में चल रहा है। इसके अलावा पॉलिटी वगैरह में आपको आर्टिकल्स एंड कमिटीज़ वगैरह का डिस्कशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वगैरह का यूज़ करना होता है एज अ वैल्यू एडिशन, और आईआर में भी जो करंट में चल रहा है उसके साथ के इश्यूज़ को ही ऐड करना होता है। ओके सर, सब्जेक्ट रोटेट कैसे आपने किया था? जैसे कि पॉलिटी के साथ में ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री के साथ में क्या? सब्जेक्ट रोटेशन के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जी, सब्जेक्ट रोटेशन एक क्या ऐसा करना ज़रूरी है? जी, सब्जेक्ट रोटेशन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट को लगातार नहीं पढ़ सकते हैं और क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो आपको चाहिए कि आप कम से कम 1 से 2 से 3 सब्जेक्ट आप एक बार में कवर करते हुए चलें और इनका कॉम्बिनेशन ऐसा रखिए कि अगर कोई एक सब्जेक्ट आपको याद करने वाला है, तो दूसरा समझने वाला हो। सपोज़ पॉलिटी अगर आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है, तो आप उसके साथ में हिस्ट्री को रख सकते हैं। आप इकोनॉमी के साथ में अपना साइंस को रख सकते हैं। आप एथिक्स के साथ में अपना ज्योग्राफी को रख सकते हैं। तो इससे डायमेंशंस काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो आप जो है इंटरेस्ट आपका बना रहता है और इसके साथ में क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्योंकि ज़्यादा लोग अब विफल हो रहे हैं, तो उसके लिए चाहिए कि आपको सीसेट भी जो है आप अपने निरंतर प्रयास करते रहें, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, मैथमेटिक्स वगैरह की प्रैक्टिस करते रहिए, तो उसको आपको प्रीलिम्स में काफ़ी आसानी होगी। ओके, आपके टीचर, आपकी मेंटर आपकी कमियाँ क्या-क्या बताते थे कि हसन तुम ये कमियाँ करो, ये दिक्कतें हैं। क्या कुछ आप अपनी कमियों को बताना चाहेंगे? जी, मेरी एक पहली कमी थी क्योंकि मैं विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, इस यूनिवर्सिटी का मेरी एजुकेशन है, तो मेरे जो आंसर्स होते थे वो काफ़ी लेंदी होते थे शुरुआत में, और मेरे जो इंट्रोडक्शंस हैं एंड कंक्लूज़न भी काफ़ी लेंदी हो जाते थे। तो जब उन्होंने बार-बार मुझे इस चीज़ को पॉइंट आउट किया एंड कि मेरा जो सेंटेंस फ्रेमिंग का तरीका है वो भी काफ़ी लेंदी होता है, जिसकी वज़ह से मुझे पेपर कंप्लीट करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है और ये मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ऑप्शनल पेपर में भी हुआ था। तो उसके बाद से जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट आया तो मैंने इन फीडबैक्स पे काम किया और इस बार से जो है अब मैं छोटे आंसर्स पे काम करता हूँ। ओके, एक बार सर इस ऑप्शनल के ऊपर बात करें कि कैसे आपने कवर किया था? कितना टाइम टेकिंग है? क्या सेम बुक लिस्ट पढ़ के सबका वही नंबर आएगा या फिर हाथ पैर इधर-उधर मारना पड़ता है? कुछ और भी आपने ट्राई किया था? जी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है और मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में रहा है, तो मैंने जो अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाई की थी, मैंने उसका तो वैल्यू एडिशन किया ही था। लेकिन इसके साथ में जो एक हिस्ट्री की बेसिक सिलेबस है, आपको उसको तो कवर करना ही होगा और आप उस हर एक टॉपिक के एक छोटे से नोट्स बनाइए और उनको बार-बार रिवाइज़ कीजिए। आंसर बुक लिस्ट सबके लिए सेम रहेगी, लेकिन उसका प्रेज़ेंटेशन आप किस तरह से कर रहे हैं, वो आपका डिफरेंट आएगा और उसके लिए आपने जितना बार रिवाइज़ किया है, उसको आपको प्रेज़ेंट करने में उतनी आसानी होगी अच्छी तरीके से। तो बुक लिस्ट सेम रखिए, लेकिन उसके आंसर राइटिंग आप जितनी ऑप्शनल की भी करेंगे, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके हिंदी माध्यम के भी दोस्त हैं? जी, मेरे काफ़ी हिंदी माध्यम के भी क्या कुछ गैप समझ में आ रहा है कि यार हिंदी माध्यम में या तो कंटेंट गैप हो या फिर इनके स्कूलिंग में दिक्कत है या फिर दिक्कत कहाँ आ रही है या फिर मतलब क्या यूपीएससी में ही दिक्कत है? क्या मतलब समझ में आ रहा है? जी, मेरा मानना है कि क्योंकि मेरी भी जो स्कूलिंग रही है 12th क्लास तक वो हिंदी माध्यम से ही रही है। तो मैं नहीं मानता कि स्कूलिंग में कोई प्रॉब्लम है, हिंदी माध्यम में भी, और यूपीएससी में भी कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम हमारी है कि हमारे पास कंटेंट हिंदी मीडियम में पहुँच नहीं पा रहा है। जिस लेवल का कंटेंट आपको इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होता है, उस लेवल का कंटेंट आपको हिंदी मीडियम में नहीं अवेलेबल होता है। इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम से, वो एक ही सब्जेक्ट, एक ही बुक लिस्ट को बार-बार फ़ॉलो करते रहते हैं। उनके पास जो करंट अफ़ेयर्स को फ़ॉलो करने का एक जो ज़रिया होना चाहिए, वो नहीं पहुँचता है। तो मैं मानता हूँ कि जो अभी के जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कंटेंट है, एनरिचिंग कंटेंट है, वो हिंदी मीडियम के पास भी पहुँचे, जिससे हिंदी मीडियम का भी अच्छा रिज़ल्ट आ सके। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ, हो गया है। क्या? हाँ, वो कर दिया है। सर लास्ट क्वेश्चन, अगर जो कोचिंग अफोर्ड ना कर पाए, उसका बेसिक क्लियर है कि हाँ फाउंडेशन ठीक-ठाक हो गया है, क्या वो एक मेंटरशिप लेके इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर उसका बेस मजबूत है,
तो उसको बस कुछ ही डायरेक्शन में जेन्युइन एफर्ट लगाना होंगे और उसके लिए मेंटर्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वो आपकी टारगेटेड अप्रोच आपको बता सकते हैं कि किस-किस सब्जेक्ट को किस तरह से कवर करना है और मैं मानता हूँ कि क्योंकि आपने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप केवल किसी एक स्पेसिफिक मेंटर्स का हेल्प लेकर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो रियासत सर आपके कुछ रिलेटिव हैं या फिर कैसे पता कैसे चला था इनके बारे में? जी, एक्चुअली जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो उससे पहले क्योंकि मेरा फेलियर हुआ था, तो मैं यूट्यूब पे अपने मेंस पे इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहा था। तो तभी मैं यूट्यूब पे सर के ये डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में देखा। तो मैंने वहाँ से जब इनके कुछ आंसर्स लिखे और सर को सेंड किए टेलीग्राम पे, तो मुझे जो फीडबैक मिले वो काफ़ी अच्छे मिले और मैं सर का जाना कि एक जेन्युइन फीडबैक सर मुझे दे रहे हैं। तो फिर उसके जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो फिर सर को मैंने पर्सनली ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे मेंस के टाइम पे काफ़ी हेल्प की। ओके, थैंक यू सो मच सर। होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी। कोई अगर क्वेश्चन छूटा होगा वो कमेंट कर देना, मैं अगले टॉपर से पूछ लूँगा। और साथ ही 2-3 लोगों ने बोल दिया रियासत अली सर के मेंटरशिप के बारे में, तो उनका डिटेल पॉडकास्ट इस चैनल पे मैं लाने वाला हूँ। कैसे उनकी क्या फॉर्मेटिंग होती है, सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आप यहाँ पे आपको मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।